हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान या भारत के कानून के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल की जॉब प्रोफाइल है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको जनरली हम 4 पॉइंट में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट रहता है अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ये नियुक्ति प्रक्रिया, कैसे अपॉइंट होते हैं अटॉर्नी जनरल। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली, इनका काम क्या होता है। थर्ड पॉइंट में जानेंगे सैलरी या तनख्वाह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें कितना रेम्यूनरेशन पे करती है या क्या सैलरी या फीसेस होती है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट में हम जानेंगे कि पर्क्स या सुविधाएं क्या होती है, यानी सरकार इन्हें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है। जो पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट प्रोसेस या नियुक्ति प्रक्रिया, उसमें हम जानेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति यूनियन कैबिनेट की सलाह से अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करते हैं। जी दोस्तों, जो अपॉइंटमेंट होता है अटॉर्नी जनरल का, वो होता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 है, उसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं दे रखा कि वो यूनियन कैबिनेट से डिस्कस करें, लेकिन जनरली हम देखते हैं जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी के प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो उनसे डिस्कस करके ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त करते हैं। भारत में वो सभी व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं। ये दोस्तों, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य है वह भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज या अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता कुछ इस प्रकार है। अब हम एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। फिर वह भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहे हो, यानी वह इंडिया के किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में 5 साल तक जज हो, या फिर वह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता रहे हो, यानी भारत के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर उनकी जो एडवोकेट की प्रैक्टिस है वो 10 साल या उससे ज़्यादा रही हो, या फिर वो भारत के राष्ट्रपति के अनुसार वह प्रख्यात विधिवेत्ता एमिनेंट जूरिस्ट हो। यानी जो फर्स्ट वाली जो एलिजिबिलिटी है वो कंपलसरी है, उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ या तो वो जज रहे हो हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस हो 10 साल से ज़्यादा, या फिर एमिनेंट जूरिस्ट हो राष्ट्रपति की हिसाब से या राष्ट्रपति के नज़र में। तो ये जो लास्ट की तीनों एलिजिबिलिटी है, उनमें से यदि एक भी एलिजिबिलिटी योग्यता फुलफिल होती है तो वह लायक है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसे नियुक्त किया जा सके। जो लास्ट पॉइंट है एमिनेंट जूरिस्ट का, ये अलग टॉपिक है एमिनेंट जूरिस्ट का, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर एमिनेंट जूरिस्ट कौन है, जज एमिनेंट जूरिस्ट है या फिर एडवोकेट एमिनेंट जूरिस्ट है, तो इसकी क्या डेफिनेशन है। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आ जाऊँगा यदि आपको जानना है हु कैन बी अ एमिनेंट जूरिस्ट। तो सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली, क्या काम होता है अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम हिंदी में कहेंगे महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल का पद भारत में एक ही है, यानी कोई 2 पद या 3 पद नहीं होते हैं। अटॉर्नी जनरल का भारत में एक ही पद होता है, एक ही पोस्ट है। अटॉर्नी जनरल भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर व मुख्य विधि अधिकारी, चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं। यानी कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ कंट्री, तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी एजी होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर व चीफ लॉ ऑफिसर, सर्वोच्च विधि अधिकारी या मुख्य विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो भारत का फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री या फिर देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि स्टेट का, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो यदि आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसी के बारे में। भारत के संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल के पद का कोई कार्यकाल निर्धारित या निश्चित नहीं होता है। जब तक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चाहे तब तक वो भारत का अटॉर्नी जनरल रह सकता है। जी दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 76 है उसके अंदर जो अटॉर्नी जनरल है उसकी टर्म प्रिस्क्राइब या डिस्क्राइब नहीं कर रखी है कि इतने साल तक ही अटॉर्नी जनरल अपने पद पर रहेगा, उसके बाद रिटायरमेंट होगा ऐसा कुछ। तो ये सारे डिस्क्रिशनरी पावर दे रखे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे जब तक वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह सकता है। जैसे कि हमने देखा है
कि सोली सोराबजी साहब, सी के दफ्तरी साहब, ये 5-5 6-6 साल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हुए हैं। लेकिन लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1972 के अनुसार अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल को 3 साल तक रखा गया है। जी दोस्तों, जब मोदी जी की सरकार आई 2014 के अंदर, तब उस टाइम कौन थे? मुकुल रोहतगी थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर वो 2017 के अंदर रिटायर्ड हो गए। तो उस टाइम ये कहा गया कि जो लेंथ है या जो टर्म है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, वो 3 साल तक रहेगी, उसके बाद में रेन्यू हो सकती है। यानी 2017 तक रहे, उसके बाद फिर मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल रह सकते हैं। तो अब क्या है, टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया है 3 ईयर्स का। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइएगा कि आज की तारीख में अभी कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का कार्य भारत सरकार को कानूनी सलाह देना होता है। यानी जो काम होता है अटॉर्नी जनरल का, वो होता है इंडियन गवर्नमेंट को कि लीगल एडवाइस देना। जो भी लीगल एडवाइस है, वो जो प्रेसिडेंट उनसे मांगे या फिर यूनियन मिनिस्टर्स उनसे मांगे, तो उन्हें लीगल एडवाइस देना। राज्य में जो भी विधि संबंधित कार्य राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल को भेजते हैं, उस कार्य को करना। यह भी अटॉर्नी जनरल का कार्य है या काम है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो उन्हें कोई भी विधि संबंधित कार्य, लॉ से रिलेटेड कोई भी वर्क बताएं, तो वो उन्हें करें। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भारत सरकार की तरफ से किसी भी कोर्ट में पेश होना। जी दोस्तों, अटॉर्नी जनरल का काम है कि वो भारत की सरकार की तरफ से सारे कोर्ट्स हैं, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उसमें अपीयर हो और भारत सरकार की तरफ से तलब करे या फिर केस लड़े। भारत के संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों हाउस, लोकसभा व राज्यसभा में बोलने का व भाग लेने का अधिकार है। एज यू नो कि जब आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 पढ़ेंगे, तो उसमें ये है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं और जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनको ये राइट है कि वो जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो, और राइट टू स्पीक का भी उनको अधिकार है। लेकिन अटॉर्नी जनरल को लोकसभा व राज्यसभा में वोट देने का अधिकार नहीं होता। जी दोस्तों, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अटॉर्नी जनरल हैज़ नॉट अ राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट हाउसेज। अपर हाउस में भी वोट का अधिकार नहीं है, लोअर हाउस में वोट का अधिकार नहीं है। बस वो पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है और अपनी बातें कह सकता है। राइट टू स्पीक का उसको अधिकार है। अब थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह। भारत में अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की तनख्वाह भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से परामर्श करके निर्धारित करते हैं। दोस्तों, यानी जो सैलरीज हैं अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की, वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करती है कि जितना वो सैलरी बढ़ाना चाहें या फिर फिक्स करनी चाहें, उतनी सैलरी हो सकती है। यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये फिक्स सैलरी होनी चाहिए या फिर इस हिसाब से उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है। भारत में अटॉर्नी जनरल की तनख्वाह में समय समय पर बढ़ोतरी होती रहती है। यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो पे रूल्स में चेंजेस करके, अमेंडमेंट करके इनकी सैलरीज बढ़ाते रहते हैं। अब सैलरीज हम डिस्कस करेंगे। रेम्यूनरेशन या जो पे मिलता है, वो 75,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। उसके बाद में समट्यूरी अलाउंस मिलता है 4,000 रुपीज़ पर मंथ। फिर फीसेस मिलती है इन्हें, सूट, रिट पिटिशंस, अपील्स एंड रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। यदि आपको आर्टिकल 143 पता है क्या है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके मिलते हैं 24,000 रुपीज़ पर केस पर डे। ये सारी फीसेस है। यदि वो कोर्ट में अपीयर होते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इनको ये फीसेस दी जाएगी। SLP, स्पेशल लीव पिटिशन एंड अदर एप्लीकेशंस के 15,000 रुपये मिलते हैं पर केस पर डे। फिर अपीयरेंस इन कोर्ट्स आउटसाइड दिल्ली, यानी जो उनका हेडक्वार्टर होता है अटॉर्नी जनरल का, वो दिल्ली रहेगा क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। और जब भी वो अपीयर होते हैं दिल्ली के आउटसाइड किसी भी कोर्ट के अंदर, तो 60,000 पर डे पर केस रुपए उन्हें दिए जाते हैं। 60,000 रुपये प्रतिदिन और प्रति केस के मिलते हैं। फिर सेटिंग प्लीडिंग 7,500 रुपीज़ पर प्लीडिंग के मिलते हैं। फिर फीस फॉर गिविंग ओपिनियंस टू लॉ मिनिस्ट्री 15,000 ये है फीस। और ऐसी अन्य कई प्रकार की फीसेस होती है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मिलती है। अब दोस्तों फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे पर्क्स या फैसिलिटीज़ टू अटॉर्नी जनरल, यानी जो महान्यायवादी होते हैं उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। पहला होता है गवर्नमेंट बंगलो, जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे इन्हें सरकारी बंगला, सरकारी आवास मिलता है। फिर गवर्नमेंट व्हीकल, सरकारी गाड़ी दी जाती है इन्हें।
फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, जो इन्हें सरकारी बंगला दिया जाता है वहाँ पे मुफ्त में बिजली व पानी की सुविधा प्रदान कराई जाती है सरकार द्वारा। फिर सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय CAPF, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के कांस्टेबल्स या गनमेन्स होते हैं वो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ केसेस में दिल्ली की स्टेट पुलिस भी इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस इन्हें मिलता है और कई अन्य अलाउंसेस भी इन्हें दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।